के तौर पे कि कैसे हम इसे जुड़े रहें। हमका एक मौका मिला लड़कन का प्रोग्राम बनाए का, तो बाल बच्चन का प्रोग्राम बनाई का ओकी खातिर हमका न्यूयॉर्क में ओका प्रेजेंटेशन दे के रहा। तो प्रोग्राम में 4 मिनट का हिस्सा जौन अवधि में हम नाटक बनाए रहे लड़कन बच्चन खातिर, तो राम बहादुर जी के गांव में जाके वही की रिकॉर्डिंग किए रहे, बच्चे सब अवधि में बोले। तो नाटक का हिस्सा जब न्यूयॉर्क में 3 मिनट 4 मिनट प्ले किन गवा, तो यू जान लो हम कहीं ला कि बहुत जौन कुछ अवधि रेडियो के माध्यम से हम लोगों से जुड़ित है, तो वही अवधि का आज हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले आने में कामयाब रहे। अब नहीं हम नाटक और कार्यक्रम यहाँ देखे थे, तो 2 नवंबर के यानी कल रात 10 बजे एक नाटक है। तो कहीं से कि जंग हिंदी नाटक जंग है, लेकिन अपनी स्थानीय भाषा का हम कैसे देखिए कहते मेन स्ट्रीम भाषा में जोड़ सके, तो उनमें कैरेक्टर हम एक और कैरेक्टर अवधि बोलते हैं। तो नाटक का हास्य नाटक है, इसका नाम है ब्रेकिंग न्यूज। तो आप सब कोई नाटक सुनी हो रात 10 बजे आकाशवाणी लखनऊ न्यूज लग जाए कि हमका बोलने में बहुत नहीं, हम यूं जानते हैं कि अपनी क्षमता भर जित कर सके थे कोई हम एपिसोड लोग हर हम बनाइन है, जिसके खातिर रमई काका के जो लड़का है अरुण त्रिवेदी दादा, तो अरुण त्रिवेदी दादा हमका आशीर्वाद है कि बिटिया तुम रमई काका का आज तर्पण करो। तो इससे बढ़िया बात अब हमारे जिंदगी में यह पुरस्कार नहीं धरोहर का आलेख हम लिख रहे हैं। तो वही अवधि लोग धरोहर का 30 के खातिर हम 1.5 साल रिसर्च किन, तमाम अवधि का गाना ढूंढने करीब अवधि लोग का वही हम गद्य में पिरोए के पुस्तक प्रस्तुत किए हैं, अवधि लोक धरोहर। तो अवधि लोक धरोहर हम आप सबका दिखाई देते हैं, और धरोहर अमेजन पे सबका उपलब्ध है। तो आप सब कोई हमारे पास कुछ विदेश से भी संदेश आए लोग फोन किए कि अवधि लोक धरोहर का वही जब पढ़ी थे तो अपने दादी नानी के समय का याद करे थे। तो ये जो कुछ बहुत योगदान अवधि के विकास में हम कैसे सके की कोशिश कर रहे हैं, वही हम पूरा है। तो आज का हमारा जो समाज है वो एक पूरी तरीके से ग्लोबली नेटवर्क्ड है, और अब जो हमारी पहले आइडेंटिटी होती थी वो एक ही होती थी और हमारे जीवन भर रहती थी कि हम जिस गांव में पैदा हुए उसी गांव में हम बूढ़े हुए और हमारा स्वर्गवास हुआ। आज हम जिस तरह से रहे स्थान बदल रहे हैं, हमारा जो जीवन है, हमारी जो आइडेंटिटी है, जो अस्मिता है, वो क्षण क्षण बदलती रहती है। और बहुत सामान्य हो गया है कि हम अपना न्यूनता धर्म भी बदल लें। यहाँ तक आज तो ये भी संभव है कि हम अपने चेहरे का रंग बदल लें या कॉस्मिक सर्जरी करके अपना चेहरा भी बदल सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 3 चीजें हैं जो कभी भी जब तक हम जिंदा रहते हैं नहीं बदल सकते। हम पर्सनैलिटी, धर्म, चेहरा सब कुछ चाहे उसको कभी नहीं बदल सकते हैं, न ही हम अपनी मातृभूमि को दूसरा पा सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो मातृभाषा भी अनन्या है। चाहे जितनी भी भाषाएं सीख लें, चाहे जितने भी देशों में आप रह लें, लेकिन मातृभाषा का एक विकल्प आपको नहीं मिल सकता जब तक एक ही है। इसीलिए ये हम सब का परम कर्तव्य है कि करते हैं वैसे ही अपनी मातृभाषा का भी सम्मान करें और इनके प्रति हम गर्व का बोध रखें। यदि मातृभूमि और मातृभाषा के प्रति हमें स्वयं ही हीन भावना रहेगी, कुंठा बोधी रहेगी, तो हम अपना ही स्वयं अपमान करेंगे और किसी अन्य से भी हम आत्मसम्मानजनक संबंध बना ही नहीं सकेंगे।
सही है। इस कारण मैं समझता हूँ कि हम अवधी भाषा और साहित्य के प्रति आप लोगों का जो मैं समर्पण देखता हूँ, जो स्नेह देखता हूँ, और उसके प्रचार प्रसार के प्रति जो प्रयास में आप लोगों की जो संलग्नता देखता हूँ, उसकी ऊर्जा देखता हूँ, उसको देख करके मैं प्रणाम करने को मेरा जी होता है। और सच तो ये है कि जैसा कई वक्ताओं ने पहले भी कहा, वाग वही ब्रह्म, एवाक्षरम ब्रह्म। जो ब्रह्म, जो नाद की कल्पना है, जो वाणी की कल्पना है, जो अक्षर की परिकल्पना है, भारत के ऋषियों ने जो की थी, वो एक अनंत की कल्पना थी, विराट की कल्पना थी। जो ब्रह्म है वो अनंत है, अनादि है, असीम है। अणोरणीयान महतो महीयान, जो सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम और जो महत्तर से भी महत्तर। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। अगर हम उस अक्षर की महिमा को नहीं समझते हैं, उसकी विराटता का अर्थ नहीं समझते हैं, तो हम ये सारे वेद रट के पढ़ के उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। और आज कई वक्ताओं ने चिंता व्यक्त की और हमें सतर्क किया कि जो षड्यंत्र चल रहा है कि देवनागरी लिपि को छोड़ करके रोमन लिपि में सारी भाषाएं लिखी जाए, अवधी लिखी जाए रोमन लिपि, और हिंदी भी रोमन लिपि में लिखी जाए, उर्दू और सारी भाषाएं भारत की वो रोमन लिपि में ही लिखी जाए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत सामयिक चेतावनी है। मैं उसी जो वैदिक जो अभिधारणा रही उसको ही मैं मूल मानता हूँ कि अगर हम अक्षर को केवल एक संवाद का, केवल एक कम्युनिकेशन का इंस्ट्रूमेंट मान लेते हैं, केवल संवाद का माध्यम मान लेते हैं, तो वो केवल कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कुछ साइन, कुछ सिंबल बन के रह जाती है। और इस प्रोसेस में हम बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठते हैं, क्योंकि अज्ञानवश हम अपने ही हाथों जो अपनी अजस्र ऊर्जस्विनी बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपरा रही है उसका मूल काट देते हैं। जो विराट अखंडित चिंतन परंपरा थी उसे हम स्वार्थ इच्छा से प्रेरित कर देते हैं, और यह दुख का निश्चित परिणामी है। यो वै भूमा तदमृतम अथ यदल्पम तन्मर्त्यम। जो विराट है वही अमरत्व है, जो अल्प है, जो क्षुद्र है, वही मृत्यु है, वही मृत्यु का कारण। यो वै भूमा तत्सुखम नाल पे सुखमस्ति। जो विराट भावना है, जो अखंडित है, उसी में सुख है, नाल पे सुखमस्ति। भूमैव सुखम। जो क्षुद्रता का बोध है, जो हमें खंडित कर देता है, हमें सीमित कर देता है, वही दुख का कारण है। इसीलिए जब हम अवधी प्रेम की या अवधी के प्रति समर्पण की बात करते हैं, तो ये मित्रों हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे इस प्रेम का उद्देश्य क्या है, इस प्रेम का अर्थ क्या है। और इस प्रसंग में मैं बृहदारण्यक उपनिषद में जो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है उस पे ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। अरे नहीं, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। आत्मा की ही कामना के लिए, आत्मा के लिए पति प्रिय होता है। नवा अरे जाया ये कामाय जाया प्रिया भवति। ये पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। ये जो सब कुछ आप देखते हैं वो अपने लिए प्रिय नहीं है, वो उस वस्तु के लिए प्रिय नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए, उसकी इच्छा के लिए प्रिय होता है सब कुछ। तो इसका अर्थ ये है कि जब हम अपनी आत्मा को संकुचित करके देखते हैं या हम अपनी आत्मा को एक विराट समावेशी रूप में देखते हैं, ये हमारे जीवन का जो मार्ग निश्चित करता है।
मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए जो बौद्धिक वर्ग है उसके लिए ये परमावश्यक है और परम कर्तव्य है कि हम अपनी आत्मा का जो विराट और उदार रूप है उसी कल्पना से प्रेरित हों, क्षुद्रता से और स्वार्थ केंद्रित भाव से नहीं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो सभी प्राणियों को अपने के भीतर ही समझता है, अपना ही अंग समझता और अपने को सभी प्राणियों में व्याप्त देखता है, वही दुख से मुक्त है। कभी भी हमें क्षुद्रता के मार्ग पर चलकर सुख और शांति नहीं मिल सकती। और खास करके भारत जैसे बहुभाषी विविधतापूर्ण देश के वासी होने के कारण हमारा सर्वोपरि कर्तव्य यह है कि हम भाषागत क्षुद्रता से, संकीर्णता से बचें और समस्त भारतीय भाषाओं से आत्मीयता का संबंध स्थापित करें। सभी भारतीय भाषाओं, विभाषाओं और बोलियों के संरक्षण और विकास संवर्धन में ही हमारे देश की समृद्धि निहित है और अवधि का उज्जवल भविष्य भी इसी में निहित है। जिह्वा एक स्तुति अनेक। जिह्वा के पास तो अनंत शक्ति है। आप कितनी भाषाएं बोलते हैं, 10 या 12 या 15, उससे मैं कितनी भाषाएं बोल सकता हूं ये प्रभावित नहीं हो सकता है। अब मेरी जिह्वा में भी अनंत शक्ति है जैसे आपकी जिह्वा में। जो भाषा के क्षेत्र में जो द्वंद्व की विवाद की बात हुई इस बार परिचर्चा में कि हिंदी वालों को भय है कि अवधी का विकास होगा तो हिंदी का क्या होगा, या भोजपुरी का विकास होगा तो अवधी का क्या होगा, और बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी में क्या होगा, उसमें डायनेमिक्स क्या होगी। ये सब बिल्कुल ही क्षुद्र मानसिकता के प्रतीक है। भाषा के क्षेत्र में जीरो सम नहीं है कि या मेरा या आपका। हाँ, ये जीरो सम प्रक्रिया भाषा के क्षेत्र में नहीं लागू होती। इसीलिए मैं देख करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आप सभी लोगों का जो अवधी के प्रति जो प्रेम का भाव है उसका हिंदी या भोजपुरी या मैथिली या बुंदेलखंडी या छत्तीसगढ़ी या उर्दू, तमिल, तेलुगु, बंगाली, अन्य किसी भारतीय भाषा के साथ कोई न तो प्रतिस्पर्धा है और न ही उससे कोई ईर्ष्या का भाव होना चाहिए। जी जी। हाँ, और जो उदार भाव है, उदार मन है, वही हमें उत्थान की ओर ले जाएगा। शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकीर, कि 100 हाथों से और उत्साह से अपना धन धान्य संकलन कर और 1000 हाथों की उदार उतनी ही तीव्रता से और हमारी जो अवधि की बौद्धिक और रचनात्मक उर्वरता की वृद्धि होगी। सबके भले में ही हमारा भला है। हमारे जीवन की, हमारे कृतित्व की सार्थकता भी इसी में है। और जैसा तुलसीदास जी ने कहा था कि हम जब साहित्य की रचना करते हैं तो उसका भी मूल मंत्र यही है कि कीरति भणति भूति बल सोई सुर सरि सम सब कर रहित हो। जब तक हम समष्टि को अपना, समष्टि के कल्याण को अपना ध्येय नहीं बनाते हैं तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। हम यही कीचड़ में लथपथ करते रहेंगे। और मैं अंत करने से पहले मैं जो इस कार्यक्रम के पहले वक्ता थे उनको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे गंगा प्रसाद शर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया था कि मानकीकरण क्या होना चाहिए, तो मैं समझता हूं और इसकी दिशा में उन्होंने जो विचार रखे थे और जो प्रश्न उठाए थे वो बहुत अहम है। मैं समझता हूं कि मानकीकरण की जो प्रक्रिया है वो अप्राकृतिक है। प्रकृति में कोई भी आप दो पत्ती ले लीजिए या 2 कीड़े ले लीजिए या 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए, अपने जो 2 थंब इम्प्रेशंस हैं वो कभी एक जैसे नहीं होते हैं। वो एकदम कृत्रिमता है जिसमें कि हम मशीन से, फैक्ट्री से कुछ बनाते हैं तो वही आइडेंटिकल दिखने वाले लोग वस्तुएं बनाते हैं। जी। प्रकृति है वो यूनिकनेस पसंद करती है। बिल्कुल।
प्रकृति जो है वो विविधता पसंद करती है, और हर हर प्राणी, हर व्यक्ति, हर पत्ता, हर डाली एक विशिष्ट गुणों से बनी हुई है। हाँ, तो इसमें हम सब पेड़ की सभी पत्तियां स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे ही जो लिखने का, बोलने का तरीका है, उसमें जैसे हम स्ट्रेट जैकेट करना शुरू कर देते हैं, जैसे हम स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर देते हैं, तो हमारी सारी एनर्जी इसमें चली जाएगी कि उस खांचे में भाषा बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो इसमें हमारी ऊर्जा का ह्रास होगा। सही बात। दूसरा जो प्रश्न उठा था कि हम किसी मानकीकरण की प्रक्रिया में लगने के बजाय, या हम स्थानीय भाषाओं से विवाद करने की बजाय हम ये प्रेरित करें सबको कि सब के सब अपनी स्थानीय भाषा में लिखें। इसी में हमारी उर्वरता है, हमारी विविधता की वृद्धि होगी। मैं कुछ दिन पहले नाइजीरिया, जब मैं ICCR का डायरेक्टर जनरल था, तो नाइजीरिया के एक वाइस चांसलर को हमने इनवाइट किया था। तो नाइजीरिया में भी जैसे भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं, वैसे ही नाइजीरिया में सैकड़ों भाषाएं हैं, और वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। हाँ, तो उन्होंने मुझे बात कही कि वो अपने देश में ये सबको बता रहे हैं कि आप चाहे भी जिस भाषा में लिखें, जितनी भी विदेशी भाषाएं सीखना चाहते हैं सीखें और उन भाषाओं में लिखें, लेकिन हर का कर्तव्य है कि वो अपनी मातृभाषा में भी लिखें। है चाहे कितने कम थोड़े लोग बोलने वाले हैं, आप उस भाषा में भी लिखें। जी, मैं कहता हूँ कि ये हमारे लिए एक मार्गदर्शक मंत्र हो सकता है। ऐसे ही मैं बहुत प्रभावित हुआ जब अवधी गद्य में अनंत संभावनाओं की बात हुई। ये बहुत मेरे लिए ऊर्जा की बात थी, और मैं समझता हूँ कि जो आज की आवश्यकता है वो नवीन विषयों की, समसामयिकता की बात की महत्वपूर्ण पक्ष है कि जब तक हम समसामयिक विषयों को अपने तथ्य का विषय नहीं बनाएंगे, तब तक हम युवा पीढ़ी को भी नहीं जोड़ सकते हैं। जो कई सौ साल पहले जो ग्रामीण परिवेश था, वो आज का परिवेश नहीं है, तो बच्चे उससे अपने को जोड़ नहीं पाएंगे। तो जब तक हम आज के विषय और आज के जो तनाव और उनसे उनको हम अपना विषय नहीं बनाते हैं, तब धीरे धीरे हम करते चले जाएंगे, पीछे होते चले जाएंगे। जी। और दूसरी बात यह है कि जो जीवन से साहित्य को जोड़ना, हाँ, ये बहुत युवकों को आकर्षित करने के लिए भी, जब तक हम जीवन यापन से अवधि को नहीं जोड़ेंगे, और इस दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं वो बहुत प्रशंसा के योग्य हैं। जो टीवी के और अवधि सिनेमा के और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो प्लेटफॉर्म्स हैं, विज्ञापन हो या टेलीफिल्म्स हो या वेब सीरीज हो, मैं समझता हूँ, और अनुवाद, अवधि का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद, तो ये सब के बहुत सारे जो मौके हैं जो कि जीवन यापन के लिए भी, रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, वो उस दिशा में हमको प्रयास जो हो रहे हैं उनको और बल देना चाहिए। ऐसे ही जो प्रोफेसर शैलेंद्रनाथ मिश्र जी ने कहा कि अवधि की ताकत से हिंदी मजबूत ही होगी। अवधि में और हिंदी में कोई हमारा भेद नहीं है, और अवधि हिंदी की माँ है। तो इसलिए इस लिहाज से अवधि जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए श्रद्धा की पात्र है। और जो ये सुझाव आया कि प्रिंट मीडिया के बजाय हम अगर ऑनलाइन मीडिया को ध्यान दें, ये बहुत उत्तम विचार है। जैसे इस दिशा में मैं समझता हूँ कि जैसे आखर है, जिसने भोजपुरी में जितनी भी प्रसिद्ध उपन्यास हैं, कविताएं हैं, कविता संग्रह है, कथा है, उनको आखिर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, PDF फॉर्म में बना करके ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। तो अगर भाखा के थ्रू या किसी और माध्यम से अगर जितने भी सैकड़ों उपन्यास हैं या नाटक हैं या एकांकी हैं या कथा है या जितनी जो गद्य की विधाएं हैं या पद्य की जो विधाएं भी हैं, अगर वो सब हम PDF फॉर्म में करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे अगर ऑनलाइन अवेलेबल करा दें, तो वो सब समाज के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। और जो
वो अवधि व्याकरण और शब्दकोश की रचना है। मैं समझता हूँ कि उसका समय आ गया है कि हम अवधि इसके बारे में सम्मिलित रूप से प्रयास करें। जी। और जो श्री भारतेंद्र जी ने बहुत ही विचारों से भरपूर वक्तव्य दिया। मैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और उनका प्रश्न मैंने उठाया था कि लिखा क्या जाए और हम क्या लिखते हैं, इसकी महत्ता कितनी है, मैं सहमत हूँ। और जो उन्होंने कई बार कहा कि अवधि के सामने आर्थिक सीमाएं आती हैं और साधनों की कमी आती है। मैं समझता हूँ कि जो सफलता होती है वो साधनों से नहीं आती है, सफलता आती है वो आत्मिक शक्ति से आती है। कार्य सिद्धि सत्वे भवति महताम रूपकरणे। जो महान पुरुष होते हैं वो उनकी जो सफलता होती है उनकी आत्मीय शक्ति से होती है, उनके पास कितने साधन है इससे नहीं। तो मैं जिस तरीके से भी ऊर्जा देख रहा हूँ अवधि के पक्ष में, ये सफलता की पहली निशानी यही है। और अपने आप साधन जुड़ते जाएंगे। जब इसमें ऊर्जा, सात्विक ऊर्जा जब प्रवाह होगा तो इसमें आप अपने आप लोग जुड़ेंगे और साधन पैदा होते जाएंगे। और ये भी सुझाव बहुत उत्कृष्ट था कि विश्वविद्यालयों के शोध को हम अवधी भाषा से जोड़ें। जो राकेश पांडे जी ने जो लिपि के ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं उसके ऊपर जो ध्यान दिलाया उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और जैसा मैंने कहा कि भारत में, विदेशों में ये हो सकता है कि जो लिपि बदल जाती है उसका बहुत उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन भारत में जो लिपि है, भारत में अक्षर का बोध है, अक्षर की जो अभिधारणा है वो दार्शनिकता से जुड़ी हुई है। हमारे संस्कृति का मूल है वही बीज। तो इसीलिए अगर हम खाली अक्षर पढ़ने के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम अक्षर पर हम ध्यान देते हैं और अक्षर ही हमारा ब्रह्म। तो अगर हम वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर भारत के संदर्भ में तो लिपि हमारी प्राण वाहिनी है। तो उसमें हमको दुनिया के चाहे किस देश में हो जाए कि लिपि बदल जाए उसका फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही लिपि हमारी नष्ट हो गई तो हमारी संस्कृति भी मूल से कट जाए। इसीलिए अपने प्राणों की तरह हमें अपनी लिपि की भी रक्षा करनी है। जी। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना समय निकाला रविवार के दिन और इतनी उत्कृष्ट, इतनी सारगर्भित, इतनी विचारोत्तेजक चर्चा की आपने। इसके लिए मुझ जैसे नौसिखिए के लिए ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। प्रणाम, सादर प्रणाम। बहुत सार्थक चर्चा जी, बहुत सार्थक। मैं विचार तो एकदम सोने जैसा वक्तव्य रहा। चारियों कही थी हर चीज पे एक तरह से मक्खन, जैसे दही बिलोए के दूध बिलोए के मक्खन निकाल लेंगा, वही तरह के वक्तव्य रहा। जहिमा हमका सारी बातें एक बार पुनः देखा के मिली कि कितनी बातें भाई और उनका रिजल्ट का रहा, उनका आगामी परिणाम का हुई, उनका हम कैसे कंट्रोल में रख सकी थे। सारी बातें हमें आदरणीय माननीय एम्बेसडर महोदय जो रहे वह हमका सबका बताएंगे। तो इनका हृदय से अभिवादन व धन्यवाद कीन जात है। हम सबको प्रणाम करी थे उनका। और जैसा कि अब ही हमका देखान है हम सबके मध्य में हमें अध्यक्ष महोदय आदरणीय सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, जो कि बहुत विख्यात आलोचक और पूर्व विभागाध्यक्ष हैं हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषा विज्ञान के। वो उनका अवधि पर बहुत सारा काम किया है, काम किए हैं हुई। और वही में हुई शोधों की ही है और PhD वही में की है। तो इतने बड़े व्यक्तित्व का अपन सबके बीच में पाए के हम सबको बहुत प्रसन्न हैं और उनके आशीर्वाद मिले, उनके 2 शब्द मिले हमका सबका। वही के लिए उनका अभिवादन करित है और उनका हृदय से स्वागत करित है कि वे मंच पे आवे और अपनी बात कही और अपनी
वरद उपस्थिति से हम सबका आह्लादित करें। स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय सर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी। और गुरु जी सैकड़न पीएचडी अवधि में करवाए ने और अवधि नाम के पहली पत्रिका अवधि में निकाले ने गुरु जी, हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय थे। प्रणाम है सर। आवाज नहीं आ रही गुरु जी। माइक पालक परी। आप पहुंच रही है? जी जी जी। भाखा संस्था से जुड़े जितने भाई बहन हैं सबका हम अभिवादन करित है। बहुत अच्छा विषय चुनी है, बहुत बढ़िया गोष्ठी आयोजित की है। अहिमा जितने लोग अपन विचार प्रकट की है वो सबसे हम सबका बड़ा लाभ रहा है, बड़ी जानकारी मिली और एक नया जोश मन में आवा। मुख्य विषय है अवधि गद्य। हमारे ख्याल से यहाँ कोनो विवाद नहीं कि आज हर भाषा साहित्य का विकास मुख्य रूप से गद्य पर निर्भर है। कविता तो पिट गई, अब इसका आयुर्बल ज्यादा नहीं। गद्य का युग है। गद्य में विचार विमर्श, चिंतन, शोध कार्य, संचार माध्यम, जितने प्रयोजन हैं भाषा साहित्य के, उन सब का माध्यम गद्य होगा। तो हर भाषा के लिए, वही की दीर्घायु के लिए, वही के विकास के लिए जरूरी है कि गद्य की जितनी विधाएं हैं उनका उत्तरोत्तर विकास हुए और वे कदम सर कदम मिलाते हुए और भाषाओं साहित्यों के साथ चले। हमारी जितनी जनपदीय बोलियां हैं इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनका गद्य बड़ा कमजोर है। गिनावे के लिए 10-20 नाटक, 10-5 उपन्यास, कहानी संकलन, जीवनी, यात्रा संस्करण वगैरह वगैरह, इन सब शैली, सब विधाएं कानून रूप में मिल रही हैं। लेकिन अगर उसका हम खड़ी बोली हिंदी के साथ तराजू पर रख के तौलित है, तुलनात्मक विवेचन कर, तो अब उनका स्तर बहुत कमजोर है। लेकिन इससे निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। उस दिशा में कार्यक्रम बना। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी जिसका कहत है खड़ी बोली मानक हिंदी, उसका आरंभिक गद्य सबसे पहले अवधि में लिखा था। 11वीं शताब्दी की बात हम बता रहे हैं। दामोदर भट्ट नाम के एक लेखक, यही कौशली तब कहा जाता था, अवधि का नाम था, पुराना नाम कौशली, काशी के रहे वाले ही, बहुत बड़े विद्वान रहे। उस वक्त संस्कृत भाषा का जनसाधारण की जानकारी के लिए एक ग्रामर, एक व्याकरण भी लिखना है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के नाम, और वो अवधि भाषा में लिखना है। इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर और तमाम सब बोलियां रही। राजस्थानी वाले दावा कर रहे कि ये राजस्थानी बहुत पुरानी है, ब्रज वाले दावा करते हैं, मैथिली वाले दावा करते हैं। पर आप देखें कि इन सारी बोली की भाषा विभाषाओं की अपेक्षा कोई माध्यम के रूप में कौशली माने अवधि की चुनना है और उसमें संस्कृत के व्याकरण समझाना है, ताकि आम आदमी संस्कृत भाषा का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त के लिए बोले लिखे। ये बात आज से लगभग 1100 वर्ष पहले। तो जहां इसकी प्राचीनता, इसका इतिहास इतना गरिमा मंडित है, अब वर्तमान में आवे की जरूरत है। एक घटना ये भाई कि अवधि में जितना साहित्य लिखा गया है वो इसके पहचान अवधि के रूप में नहीं भाई। जैसे तमाम सारी टीकाएं, तमाम सारे भाष्य अवधि में रचे गए। कवि प्रिया की टीका अवधि में लिखी गई है, केशवदास का काव्य। रस की प्रिया की रामचंद्रिका की टीका अवधि में लिखी गई। रामचरितमानस की टीकाएं अवधि में आई। यही बाराबंकी के रहे वाले रहे हैं बैजनाथ जी, बैजनाथ कुर्मी लिखत रहे और बड़े भारी टीकाकार रहे। रामचरितमानस की बहुत बड़ी व्याख्या हुई की इन्हीं, और वो इनकी सारी किताबें ये नवल किशोर प्रेस लखनऊ से छपी है। तब इसका भाखा नाम दी जाता रहा, टीका नहीं कहा जाता रहा।
जब कहा जाए कि रामचरित भाखा तो इसका तात्पर्य रामचरितमानस की टीका, उसका भाष्य। तो ऐसे हमारे पास उनकी सूची है, 11-12 भाषाएं टीकाएं बैजनाथ जी की लिखी रही। एक बंदी दीन दीक्षित नाम के लेखक रहे हैं, नवल किशोर प्रेस के साथ जुड़े, उनकी 4-5 टीकाएं हैं। और ये सब 17वीं 18वीं शताब्दी की बात बता रहे हैं, लेकिन इनका अवधि के इतिहास में दर्ज नहीं की इनका है। इनका ब्रजभाषा गद्य कहा जा रहा है। दरअसल वो ब्रजावधि भाषा नहीं, एक कंबाइंड लैंग्वेज बनाई ना है ये लोग। जो ब्रजभाषा कही जा रही है वो ब्रजभाषा भी जनपदीय ब्रजभाषा नहीं ना, वो काव्य भाषा है। और काव्य भाषा है कृत्रिम भाषा हुआ। तो ब्रज और अवधि दोनों को मिला के एक भाषा बनाई गई है। और विशेष रूप से मध्यकालीन सारा साहित्य, यहाँ तक कि तुलसीदास की ब्रज कहे वाली रचनाएं या अवधि कहे वाली रचनाएं खाटी अवधि खाटी ब्रज नहीं है, वो एक मिली जुली भाषा है, काव्य की भाषा, जो ने का नाम रहा ब्रजावधि। तो उस ब्रजावधि के भीतर जितनी टीकाएं लिखी गई उनका संग्रह करने की जरूरत है, उन पर शोध कार्य करने की जरूरत है। अभी जिसे गुणशेखर जी बतावत रहे, हम मेरे ख्याल से 40 साल हुई है अवधि गद्य पर पहली PhD जो उनका रहना है, वही में इन सबका विवरण दिया है। रमई काका के 250 नाटक जो रेडियो से प्रसारित हुए हैं, बड़ी मुश्किल से मिले रहे, 3 बक्सन में भरे रखे। और लड़का परिका कुछ घरेलू विवाद रहा, वो सोचते रहे कि अगर ये कहूँ लीक आउट हुई जाए तो फिर पता नहीं इनका स्वत्वाधिकार रही कि न रही, कहूँ छपवा न लिए, कहूँ बेच न लिए। तो खैर बड़ी मुश्किल से काका तब रहे, तो काका की इतनी कृपा है कि 1-2 बक्सा भी अपने सामने खुलवा देनी। और फिर कैंडिडेट हुआ बैठ के, कई घंटा बैठ के उनकी कुछ प्रतियां उतारता। वो जेराक्स वराक्स नहीं रहा है, आज जैसे हम फोटो खींच ले सभी सुविधा नहीं रही। बहरहाल जो सामग्री मिली तो उसके आधार पर फिर आप देखिए कि क्रम इतिहास का चलत है। परीश जी, ये 2 तरह से गद्य लिखा गया। एक तो जो शुद्ध अवधि गद्य के अंदर कहानी या उपन्यास या नाटक लिखिन, और दूसर अवधि मिली जुली भाषा। जैसे आप फिल्में देख ली, फिल्मों में जितने पात्र, खासतौर से मध्य निम्न वर्ग के पात्र, नौकर चाकर, ये सब अवधि में बोलत। आज जो फिल्में आप देख रहे हैं हिंदी के नाम पर, उनमें डायलॉग ज्यादातर गांव देहात के पात्र जितने हैं सब अवधि बोल रहे हैं। उसका भोजपुरी कई दिन का है। अवधि के साथ बड़ी दिक्कत यह है कि रामचरितमानस तक का कहें कि वो भोजपुरी में रची गए थे। अब कहीं का समझाई ये जोर जबरदस्ती का मामला है। जी जी। दिल्ली की सारी फिल्म इंडस्ट्री में आप पाएंगे कि डायलॉग ज्यादा से ज्यादा अवधि में जा रहे हैं। और यही तरह से जितने उपन्यास लिखे गए बड़े चर्चित में, अब जैसे राग दरबारी ले लो श्रीलाल शुक्ल का, सारे डायलॉग अवधि के हैं। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास ले लो, सारे अवधि में है। इनको भी शामिल करने की जरूरत है जब हम अवधि गद्य का इतिहास लिख रहे हैं। तो भले ही इनके माध्यम खड़ी बोली है, लेकिन डायलॉग का बहुत बड़ा हिस्सा वो अवधि का है। अब भगवती चरण वर्मा कहानी 2 बांके और इस तरह से लो, जहाँ डायलॉग दिए थे वो सब अवधि के। जितना भी निम्न वर्गीय पात्र यानी नौकर, चपरासी वगैरह वगैरह, वो जानते हैं कि खड़ी पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग करे बरस, और पात्रानुकूलता अवधि में पाई जाती। पढ़ी जी एक खास तरह के प्रयोग की हिन्ना है। तो चकलस के अलावा एक किताब उनका रही ला मजहब, कहानी की संकलन है। तो यूँ भाषा की हिंदुस्तानी है, उर्दू मिश्रित खड़ी बोली, लेकिन टोन पूरा अवधि का है। अब वो शायद किताबों को ढूंढे न मिली। यही तरह से माधुरी में जब पढ़ी जी का विशेषांक, स्मृति विशेषांक छपा, डॉक्टर रामविलास शर्मा उनके संपादक रहे, तो उनकी कई सारी कहानी, उनके अवधि की बहुत सारी रचनाएं उसके अंदर दी गई हैं। पढ़ी ग्रंथावली में उनका अंतर्वा दिया। यही तरह से फिर आगे आप चलत हैं तो खाली नामे गिनावे है। आप देखिए कि चाहे भारतेंदु जी हों, भारतेंदु मिश्र, कई उपन्यास और कहानी संकलन, विद्या बिंदु जी के, जगदीश पीयूष के, रमई काका के एक उपन्यास अभी तक प्रकाशित नहीं हुई पावा, ये है बड़े भारी दुर्भाग्य की बात। कलुआ बैल नाम का उनका उपन्यास, नवजीवन के रविवारी
परिशिष्टांक में छपा हुआ पड़ा। नवजीवन के जो साप्ताहिक परिशिष्टांक निकलत रहा है हर शनिवार इतवार का, वही में धारावाहिक रूप में छपा, लेकिन उसका पुस्तकाकार छापे का आज तक व्यवस्था नहीं हुई पाई। अवधि गद्य का हमें ख्याल से प्रस्थान है वो उपन्यास, वहां से शुरुआत हुआ है। फिर वही के साथ साथ सुशील सिद्धार्थ अंधेर उपाख नाम का उपन्यास हमें विद्यार्थी रहे हैं, विभाग में हम सबके देखत लिखना है, लेकिन फिर वो दबा रही गया। इनका मार्केट तो है नहीं और अपनी ओर से पैसा लगा के कितने लोग छपवा सकते हैं। हम सबका संयुक्त रूप से इस तरह का प्रयास करे पड़ी, ऐसी कोनो प्रकाशन संस्था या ऐसी कोनो एजेंसी जोने के माध्यम से ये प्रकाश में आ सके, चाहे सरकारी अनुदान से और चाहे निजी सहकारी संसाधन से। ऐसे भगवती प्रसाद त्रिवेदी के ले लियो, ज्ञानवती जी का ले लियो, जय सिंह व्यथित का ले लियो, आद्या प्रसाद प्रदीप का ले लियो, महेश अवस्थी के लियो, रश्मिशील के लियो, इन सब की कहानियां, इनके उपन्यास, इनका कथा साहित्य अगर इन सबका इकट्ठा किया जाए तो ये कई सौ पृष्ठों माने हजारों की पृष्ठ संख्या के भीतर ये जात है। नाटक अवधि के बहुत पुराना, उपन्यास कहानी तो बाद में आई, लेकिन नाटक में एक तो लोक नाट्य परंपरा जो रही, रामलीला और नौटंकी और भड़ैती और स्वांग और इस तरह के जितने भिन्न भिन्न दृश्य रूप रहे हैं वो सब अवधि के भीतर। अब स्वांग सपेड़ा पूरा अवधि में जा रहा, आधा पद्य है आधा गद्य है, उन सबको समेटने की जरूरत है। इसी तरह से नाटक के क्षेत्र में आप देखो कि गंगा प्रसाद मिश्र अच्छे लेखक रहे, प्रेमचंद स्कूल के, वही प्रेमचंद की शैली, वही परंपरा, एक नहीं न जाने कितने उनके कहानी संकलन और साथ नाटक रेडियो से जो प्रसारित हुआ था। युक्तिभद्र दीक्षित जी रेडियो से जुड़े रहे, इलाहाबाद से बराबर अवधि के नाटक दिया करते रहे। इसी तरह से छोटे मोटे, अब मित्र जी का ले लियो, मित्र जी के बहुत सारे नाटक इसी अवधि में आए हैं, तो इन सबको बटोरने की जरूरत है कि कहाँ सुनियोजित रूप से। अब सुहागिन नाम का नाटक है, उनका विशुद्ध प्रेम नाम का नाटक है, लक्ष्मण प्रसाद मित्र जी का अनोखे इनाम नाम का नाटक है, कोहरे पर कचौधन नाम का नाटक है, लगभग 1 दर्जन के आसपास उनकी कृतियां। सुमित्रा कुमारी सिन्हा ये रेडियो में महिला मंडल का कार्यक्रम चलती रही है, बतासा बुआ के नाम। इनकी वार्ताएं बहुत, रेडियो से जो वार्ताएं प्रसारित होती रही महिलोपयोगी, तो उनका संकलन अगर कहूँ से हो जाए। बौड़म लखनवी की बहुत सारी रचनाएं इससे जुड़ी हुई है। तो हमारे कहा कि मतलब यह है कि एक तो टीका साहित्य, दूसरा कहानी, तीसरा उपन्यास, चौथे नाटक, पांचवें लोक विधाएं, छठवें रेडियो वार्ताएं, सातवें उपन्यास, आठवें कहानी, 9 यात्रा संस्मरण, 10वें निबंध संकलन। अब गद्य का कौन विधा बची का, समीक्षा और वो टीका और भाष्य, ये सब मिला ली जाए तो बानगी सबके मिल गए। कौन विधा अछूती नहीं है, लेकिन ये सब बिखरी है, अप्रकाशित है और धीरे धीरे अस्त व्यस्त हो रही हैं, कुछ दिनों बाद अनुपलब्ध हो जाएंगी। तो पहली समस्या है कि इनको बचावा जाए, इनको छापा जाए, इनका प्रकाशन प्रचार प्रसार हुए, और फिर जैसे अभी अखिलेश जी कहिए हैं, इनका पाठ्यक्रम से लगावा जाए, इनके ऊपर व्यवस्थित रूप से समीक्षा कराई जाए, इन पर शोध कार्य हुए, ज्यादा से ज्यादा शब्दकोश अवधि में बने, अवधि का एक मुकम्मल व्याकरण बन जाए, अवधि का एक मानक लिपिमाला बन जाए, अवधि में ज्यादा से ज्यादा अनुवाद हुई जाए, और अवधि भाषा साहित्य और खासतौर से गद्य लेखन का रोजगार से जोड़ दी जाए। अब जैसे फिल्मन में अगर कहूँ अवधि का प्रवेश हुई जाए, जैसे भोजपुरी गुहा है, बस भोजपुरी फिल्म से जुड़ के ज्यादा कुत्सित हुई गई है, विभत्स हुई गई। भगवान करे कि उस तरह की कुत्सा और गंदगी ना हुए, लेकिन अगर फिल्म माध्यम से जुड़ जाए तो स्क्रिप्ट लेखन के नाम से, डायलॉग राइटिंग के नाम से, एड राइटिंग के नाम से, ऐसे छोटे छोटे जो प्रचारात्मक एकांकी हुआ है रेडियो से टीवी से प्रसारित, इन सबके नाम से अच्छा खासा मानदेय मिली है और उनका सामाजिक स्तर उठी है।
एक साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता मिली है, वही दिशा में सोचे विचारे की जरूरत है। और दूसरे इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। मिश्र जी भी कह रहे थे कि इसको जनजीवन से, समाज से, देश काल से जोड़े करें। आज जब अवधि की चर्चा करी तो मोटे तौर से लोग इसका हास्य और व्यंग्य की भाषा समझते। अवधि माने हास्य व्यंग्य, अवधि माने गांव की चर्चा। गांव की चर्चा तो हो ही, लेकिन इसके साथ साथ नगर की चर्चा भी इसमें भरनी पड़ेगी। और हास्य व्यंग्य की प्रधानता तो अवधि में है, पर उसके साथ साथ जीवन की और जो समस्याएं हैं और जो सवाल हैं उनसे भी उसको जोड़ने की जरूरत है। इस तरह से एक सर्वांगीण रूप कैसे विकसित हुए, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें देख रहे हैं राकेश जी अपनी जगह पर बहुत प्रयत्नशील हैं देश विदेश में पहुंचाने के लिए। गुणशेखर जी में नया जोश आया है, वे चीन से लौटे हैं और वहाँ का भाषा बोध और विकास कर्म देख के मन में बड़ा उत्साह है। राम बहादुर जी जुटे राहत बेचारे, जौन साधन मिल जाते। ऐसे पीयूष जी का देख लियो, हमारे साथ कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। एक से एक युवा कार्यकर्ता कलम के धनी भी हैं और साथ ही साथ संस्था के रूप में ही भाषा का बढ़ावे, उठावे, आगे चलावे में बहुत सन्नद्ध है। बस एक सहकारिता की जरूरत है। अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, वो एकजुट होकर के स्वदेश है, एक निश्चित लक्ष्य बना करके ये चलेंगे तो अवधि गद्य का भी और सर्वांगीण अवधि साहित्य का भी उत्तरोत्तर विकास होई, ऐसी आशा है, मंगलाशा है और यही हमारी कामना है। इन्हीं शब्द के साथ हम बहुत बहुत बधाई और साधुवाद दे रहे हैं सबका। ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि उत्साह बना रहे। और इतनी समृद्ध भाषा है, हिंदी की जो 19 बोलियां हैं उनमें सबसे पुरानी, भाषा भाषियों की दृष्टि से सबसे बहुसंख्यक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे विस्तृत और साहित्य संपदा की दृष्टि से तो हम कहा करी थे कि एक तरफ पूरा हिंदी साहित्य और भारतीय साहित्य रखो और एक पलड़ा में खाली रामचरितमानस रख दियो, सही दोनों बराबर हो जाए। तो ऐसी संपदा जो उन्हीं भाषा के साथ है, उसका उत्तरोत्तर विकास हुए चाहिए। बहुत कुछ हुआ है इन पिछले 10 वर्षों के भीतर देख रहे हैं, लेकिन मन उबे नहीं माना थी का और 10 गुना ज्यादा हुए चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका बधाई दे रहे हैं। हमका कुछ कहा का अपने विचार प्रकट करने का मौका दी हो, उसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। प्रणाम। चरण स्पर्श। जय। ये विशद और हमारे ख्याल से पूरा एक झांकी जैसे दिखा दी गए हम सबका कि हम कहाँ हैं आज और कहाँ रहें पहले। सारी चीज हमका दादा आज दिखाई नहीं है। और जौन इनके हर खंड काल खंड के साथ जौन हमका सबका बतावा गया है वह आंखी खोले वाला है। और वही का देख के सोच के हम सबका एक संयुक्त प्रयास करने की जरूरत है। ये के लिए हम अपने जो हमारे बड़े लोग हैं उनका सबका हम जरूर क्या कही थे कि वह आपस में कुछ मिलके और एक दोनों दिशा निर्धारण करें, जैसे कि सबका एक रास्ता मिले, सब वही रास्ता पर आगे बढ़े, तब ही अवधि का कुछ बढ़िया और एक उज्जवल भविष्य हम दिखा सकते। तो यही के बारे में एक चीज हम यह जरूर कहा चाहिए कि कहे से कि हमारे सबके मध्य में अम्बेसडर महोदय मौजूद हैं, तो एक मेरे ख्याल से या तो होइबे करी कि एक अवधि पुस्तकालय अगर बना हुआ जाए सेंट्रलाइज्ड। हाँ, बहुत बढ़िया है। क्या प्रस्ताव, बहुत सुंदर प्रस्ताव है। बहुत सुंदर। वही सारी कृतियां जो पब्लिश नहीं भई और जो को अगर को पब्लिशो कराए तो वही की एक दुई प्रति कौनी तरह से इकट्ठा करके एक अवधि पुस्तकालय बना हुआ जाए। और जो हमार भाषा संस्थान या भाषा मंत्रालय जो है अवधि खातिर स्पेशल कुछ, हालांकि कई नीतियां उनकी ऑलरेडी हैं, पर छपने के लिए और छपाने के लिए अगर वो सहयोग का कोई एक रास्ता खुलता है तो मेरे ख्याल से उससे समृद्धता और बढ़ेगी निस्संदेह। तो इस क्षेत्र में अनुरोध और विनम्रता से ये निवेदन है कि अगर आप कुछ कदम इसमें आगे बढ़ा पाए, हम सबको एक रास्ता दिखा पाए, तो अवधि निस्संदेह उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगी। अनुरोध करते, सब जने अनुरोध करते हैं कि माननीय एम्बेसडर साहब हमारे सबकी प्रार्थना सुनिए जरूर। जी जी, बिल्कुल सुनिए।
मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। मैं इनफैक्ट मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि करीब 3 घंटे हो गए और एक पल के लिए भी मैं ध्यान नहीं हटा पाया हूँ। जी जी ये आपका बड़प्पन है। इतने उच्च स्तर का जो आयोजन आपने किया है, वो मैं समझता हूँ कि पिछले 20-25 सालों में इतना स्तरीय संवाद मैंने, सार्थक संवाद मैंने नहीं सुना, नहीं देखा। बहुत। हाँ, तो हर एक वक्ता ने जिस तरीके से आत्मीयता और एकदम निष्कपटता से अपने विचार रखे, वो ये, और सब ने जिस सकारात्मक ऊर्जा से इसमें सहभागिता की, ये मैं समझता हूँ कि पिछले 25 वर्षों में मैंने किसी भी कार्यक्रम में इस तरह की सकारात्मक ऊर्जा और श्रद्धा नहीं देखी है किसी भाषा के प्रति। बहुत धन्यवाद। हाँ, और भारतेंद्र जी और प्रोफेसर दीक्षित जी, आप जैसे तो जिस तरह से आप लोग समर्पित हैं साहित्यकार, आपके साथ जुड़ के ही मुझे सम्मान और गौरव का अनुभव हो रहा है। आपने जो कुछ भी कहा वो मैंने बहुत ध्यान से सुना भी है और मैं नोट भी लेता रहा हूँ। क्या बात है। हाँ, तो मैं जरूर चाहूंगा कि हम लोग ये जो मंच आपने एकत्र किया है, स्थापना किया है, इसकी ये हमारा काम आगे बढ़ता रहे। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके पास मेरा सेल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। आप चाहे तो नोट कर लें, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, 88 00 00 36 1958 1958। एक बार फिर से 88 00 36 1958 88 00 36 1958। तो आप सब लोगों के लिए मैं हमेशा समर्पित हूँ। जब भी आप दिल्ली आए तो जरूर मिलें, और मेरे लायक अगर कोई सेवा हो तो आप मुझे जरूर बताएं। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपको मैं अगर खुद नहीं मदद कर सकता हूं तो जो उपयुक्त संपर्क है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में या साहित्य अकेडमी में, तो मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे आपको जरूर संबंध करा दूंगा। और अगर आप चाहे तो हम लोग यहाँ पे कुछ जो प्रकाशक हैं उनसे भी मैं आपकी एक मीटिंग करा सकता हूँ कि उनसे हम परिचर्चा कर क्या किया जा सकता है। जी जी बहुत आभार, बहुत आभार। नहीं, मेरा सुझाव है, जैसे अभी भोजपुरी की सची मिश्रा जी की, उनकी जो बहुत मोटी पुस्तक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने प्रकाशित की है, मुझे लगता है सरकार ने जो बॉडीज बना रखी हैं इसके लिए, मुझे लगता है उनसे भी संपर्क करना चाहिए। जरूर, मैं आपको जोड़ दूंगा। हम लोग मिल के उनसे बातचीत कर सकते हैं कि आगे किया क्या है। बहुत अच्छा, बहुत इतना विपुल साहित्य है, गद्य का भी, पद्य का भी, सारी विधाओं का। तो अगर हम एक ऑनलाइन भी उसका कलेक्शन कर लें तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। लाइब्रेरी भी बन जाए, डिजिटल लाइब्रेरी भी बन जाए तो उसका बड़ा क्या डिजिटल लाइब्रेरी तो वो तो पहले बनना ही चाहिए। जी जी जी, वो तो मस्ट है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो समसामयिक विषयों की बात हुई, मैं समझता हूँ कि अवधि में जो ज्ञान है, अवधि में जो आध्यात्म है, अवधि की जो दूरदर्शिता है, तो मैं समझता हूँ कि न केवल समस्याओं की चर्चा अवधि कर सकता है, बल्कि अवधि मार्गदर्शन भी दे सकता है। कि जो आज की हमारी समस्याएं हैं, अगर आप अपने जो बहुत ही गौरवशाली साहित्यिक विरासत है उसमें ध्यान रख के देखें, उसके परिप्रेक्ष्य में, तो मैं समझता हूँ कि जो आज की जो सामाजिक त्रासदियां हैं, जो तनाव है, जो ऐसे प्रश्न है, उन सब का समाधान अवधि भाषा के और भाषा के जो साहित्यकार मिलेगा। जी, तो अवधि समय से आगे रही है हमेशा। सांस्कृतिक भाषा विश्व की, पूरे देश की है, कहीं भी रहे, चाहे हैदराबाद में हो चाहे कहीं, सब बिल्कुल मैंने हनुमान चालीसा जैसा प्रोफेसर दीक्षित जी ने कहा कि क्यों तुलसीदास जी ने अवधि में ही लिखा, उनको संस्कृत भी आती थी। हाँ, ऐसे ही जो संस्कृत को जो व्याकरण सीखने के लिए है, तो अवधि में ही क्यों लिखा गया 1100 साल पहले। जी जी जी, क्योंकि उस भाषा की जो पहुंच है वो अद्भुत है।
जी बहुत इसमें मैं मुझे समझता हूँ लगता है जी 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 मेरा ये सुझाव एक और है। जैसे मुझे याद है कि भारतेंदु जी भी जानते हैं, आदरणीय दीक्षित जी भी जानते हैं, एक समय में हम लोग अवधि में कॉलम लिखा करते थे जन संदेश टाइम्स में। उसके बाद वो फिर बंद हो गया। मुझे लगता है भारतेंदु जी को अगर प्रथा दोबारा शुरू हो जाए अखबारों में, तो हम लोग जो कॉलम लिखते थे उस समय पे अवधि में सब वो अच्छा, वो चूंकि समसामयिक हुआ करता था, उसको पढ़ने में मजा आती थी। वो धीरे धीरे पता जन संदेश टाइम ने बंद कर दिया वो छापना। मुझे लगता है अगर अखबारों से हमारी रीडरशिप पर जो उनका अखबार बिकता है अवधि क्षेत्र में, और वो इसके लिए प्रेरित हो कि हाँ भाई कॉलम जो है अवधि में चाहे सप्ताह में 2 दिन ही आए कोई, तो मुझे लगता है कि इससे एक ना ये हमारी जो कॉलम लिखने की विधा है वो और अधिक विकसित होगी। तो और बातें भी सब मुझे लगता है कि अपने जो जन संदेश के वो है, अपने क्या नाम का नाम भूला एकदम, तो उनको सबसे अप्रोच करना चाहिए। हमें उनको बोलना चाहिए कि ये अमर उजाला करता, अमर उजाला एक अवधि पंच करके छापता है कविता में, तो मुझे लगता है इस चीज का विस्तार होना चाहिए। तो जो दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं उनमें अगर अवधि के कॉलम छपना शुरू हो जाएं, जैसे पंजाबी के हैं बहुत, क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि अवधि वालों को अवधि अपना बोध नहीं है। तो जब उनका बाजार का उनको भाव आ जाएगा कि अवधि वाले लोगों के बीच में अखबार बिक रहा है, जो अखबार का मालिक ये समझेगा कि मेरा बाजार इन लोगों के बीच में है और ये अवधि में लोग पढ़ते हैं। इसमें समस्या क्या आई थी? समस्या ये आई थी कि अवधि में लिखा हुआ लोगों के बीच में पढ़ने की समस्या थी कि अवधि में लिखा हुआ, और उसमें समस्या दूसरी ये थी, अगर हमने कोई गलती, मान लीजिए मैंने एक भेजा और मैंने कोई लिखने में गलती कर दी, तो उसकी एडिटोरियल डेस्क पे कोई भी आदमी उसको नहीं होता था। अगर मेरी कहीं कॉमा की गलती हो गई है तो कॉमा की गलती के साथ ही अखबार में छपता था वो। तो मुझे लगता है कि इन दैनिक समाचार पत्रों को के बीच भी इस बात को पहुंचना चाहिए कि वो अवधि के कॉलम को दैनिक या साप्ताहिक आरंभ करें। हाँ, इनसे बात कराइए। नहीं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ और ये भी है कि एक गलचौरा देखो नवभारत टाइम्स में अमरेंद्र त्रिपाठी लिख रहे हैं, एक टिप्पणी में भी लिख रहा हूँ मंगलवार को आती है, लेकिन कोई फीडबैक भी हो ना, लोग अखबार वाले वो कहते हैं भैया तुम लिख रहे हो हम छाप रहे हैं, लेकिन उसका फीडबैक भी कहीं से हो कि हाँ भाई कुछ अच्छा लगा, पाठक वर्ग भी हो, उसका पाठक वर्ग भी हो। सोचना चाहिए हमारे जब लिखा जाए पाठक वर्ग, ठीक है, देखिए टिप्पणी जरूरी में भी छपा, बोली बानी हाँ हाँ बहुत छपा है, बहुत छपा है, बहुत किए हैं, बहुत छपा है। ये एक स्थायी कर दो ना स्तंभ आज से, इस हमारा सब चल रहा है। अभी आपको आप पहले मिलिए, अभी अवधि के बारे में मैंने जितना मतलब मैं आपको क्या बताऊं, प्रवासी संसार के माध्यम सब चीजें बाहर रही हैं। जो आप देख रहे हैं प्रवासी संसार के माध्यम से बाहर रही है। उसमें योगदान तो है, लेकिन अस्थायी स्तंभ हो जाए आपसे। अरे भैया स्थायी देखते नहीं, आपको क्या बताएं हम आपको। अब आगे धन्यवाद दीजिए, आगे कार्यक्रम बढ़ाइए। बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल बहुत ही नीक परिचर्चा रही, सबको अपन अपन हिसाब से सुझाव दिए और वहीं पे आगे मिलके काम हुए तो फिर कुछ सामने दिखावो करें। तो अब हमें बीच में हमारे सह संपादक महोदय हैं देवेंद्र निडर जी, हम उनका बुलाई थे कि वह आवे और अपन धन्यवाद वक्तव्य दिए। वैसे पहले एक दोहा उनके खातिर पढ़े गई थे, अवधि के लिए लिखे रहे, गुड़ भेली जैसी मधुर, गुड़ भेली जैसी मधुर, महुआ जस मिठुआर, और अवधि है मधुराब सम, दाढ़ी रस कै धार। तो अभिनंदन है हम सबके बीच में देवेंद्र जी के व्यायामय और अपन धन्यवाद ज्ञापन दिए और आयोजन के समाप्ति कर घोषणा करें। हाँ, स्वागत। आदरणीय संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भाखा पत्रिका के आह्वान पर आप सब अंतरजालीय संगोष्ठी में आए हो, इसके लिए सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अवधि गद्य की विधाएं, समस्याएं और संभावनाओं पर जो चर्चा सब लोग करे हो, जहिमा हमारे मुख्य अतिथि अखिलेश मिश्र जी एम्बेसडर साहब कत्ती बढ़िया बात बताई,
कितना सद्भाव जो है दीन है बताई है। और अध्यक्ष जी गुरु जी सूर्य प्रसाद दीक्षित जी बहुत बढ़िया बात रखी। डॉक्टर रश्मिशील जी बाड़ी वंदना से कार्यक्रम शुरू था, आध्यात्मिक चेतना के बात करें। डॉक्टर अलका पांडे जी बीज वक्तव्य देके बहुत बढ़िया बात बताई कैसे अवधि का विकास हो सकते है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शुक्ल सामाजिक चेतना और तमाम बातें बताए कि हाँ अपन बात रखी है। डॉक्टर शैलेंद्र मिश्र जी, श्री पद्मकांत शर्मा प्रभात जी दोनों अखबार हैं, इमा कैसे रिपोर्टिंग हो सकते अवधि के ऊपर भी बात करनी है। डॉक्टर सत्यप्रिय पांडे, डॉक्टर भरतेंद्र मिश्र जी, इनका तो बहुत ही योगदान रहा है, बहुत जगह से अवधि के लिए समर्पित हैं। डॉक्टर राकेश पांडे जी प्रवासी संसार देश विदेश तक अवधि के प्रति समर्पित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे साथी जो चीन से आए हैं डॉक्टर आशीष गोरे जी, अवधि के लिए इतना समर्पित अपनी मातृभाषा के लिए आए और अपनी बात रखी, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव जी जो आकाशवाणी से जुड़ी हैं और अवधि के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। हम लोगों के ढाका पत्रिका परिवार के कार्यक्रम में बहुत धन्यवाद दी थे। और जो हमारा संयोजन मंडल है वही सर्वश्री दादा आदरणीय डॉक्टर गुरुशेखर जी जो अवधि के लिए एक बीड़ा उठा चुके हैं। आने वाले समय में यहाँ निश्चित रूप से यह मसाल पूरे विश्व में जाई ऐसे हम आशा करते। और विनय कुमार शुक्ल जी जो संपादक जी हैं उनको बहुत बढ़िया योगदान है। और संचालक महोदय की क्या बात है कि वही तो बहुत जबरदस्त तरीके से संचालन करेंगे। हमारा जो कार्यक्रम बढ़िया नीचे से संपन्न हुई गवा है, तो यही के लिए हम सबका और दोनों लोग जुड़े रहे हैं। 4 दिन जैसे पुस्तकालय बने के विचार पिछली बार कार्यक्रम भा रहा है, अंतरजालीय संगोष्ठी में विचार आवा रहा है अवधि सर्किट बनावा जाए। कि हमने इसकी जो पोस्ट डाली थी कार्ड आपका जो किया था गुणेश्वर जी ने, तो अभी उसमें जो ब्रिटिश के सांसद हैं वीरेंद्र शर्मा जी जो हाउस ऑफ कॉमन्स मेंबर हैं, तो अभी मैं उनकी शुभकामना देख रहा हूँ मैं फेसबुक पे, तो उनको भी धन्यवाद कि लंदन से उन्होंने भी देख रहा हूँ। उनको भी धन्यवाद आप दे ही रहे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत अच्छा। और दीक्षित जी आपके विचार सुन के, भारतेंद्र जी और यहाँ बहुत अच्छा सबके सबसे जुड़ के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और हम लोग जरूर संपर्क में रहेंगे। जी 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 बिल्कुल प्रणाम आपको। आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये फले फूलेगी। जरूर बहुत बहुत आभार आप सभी का और देवेंद्र जी का भी आभार क्योंकि वो सबका आभार दे रहे थे। और संचालक सहित आप सभी का बहुत बहुत आभार। ऐसे आगे भी जुड़े यही आशा है। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत